तो हम लोगों ने अभी देखा था कि एक आदर्श गैस समीकरण या जिसे संयुक्त गैस समीकरण कहते हैं पीबी इक्वल टू एनआरटी। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ रखा था पीबी इक्वल टू एनआरटी, पीबी इक्वल टू एनआरटी। तो पीबी इक्वल टू जो एनआरटी है यह एक आदर्श गैस समीकरण है। तो आदर्श गैस समीकरण का मतलब पीबी इक्वल टू जो एनआरटी ये समीकरण बनाई गई थी या संयुक्त गैस समीकरण ये आदर्श गैसों के लिए थी। और आदर्श गैसों के कैरेक्टर वास्तविक गैसों से अलग होते हैं, क्योंकि आदर्श गैस ना तो एक दूसरे पे कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाती है और ना ही आदर्श गैस किसी भी बर्तन में रखते हैं तो कोई आयतन घेरती है। इसलिए जबकि वास्तविक गैसें ऐसा नहीं करती हैं। वास्तविक गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो अणु होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं और प्रतिकर्षित भी करते हैं। तो वास्तविक गैसें जो रियल गैसेस हैं वो आदर्श गैसें से डिफरेंट हैं। तो जब आदर्श गैस समीकरण चल रही थी, जबकि आदर्श गैसें वास्तविक रूप में तो कोई गैस आदर्श हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई गैस को रखा जाए और वो बिल्कुल भी आयतन ना घेरे। इसलिए ये एक तरीके से काल्पनिक गैसें हैं। तो जब वंडरवाल आए, वंडरवाल एक बहुत महान वैज्ञानिक थे और ये 1873 में यहाँ पे 1873 में 1873 ईस्वी में जब वंडरवाल ने आदर्श गैस समीकरण पीबी इक्वल टू एनआरटी का अध्ययन किया तो उन्होंने कहा यार ज़्यादातर तो हमारे यहाँ वास्तविक गैसें पाई जाती हैं और वास्तविक गैस के लिए किसी ने इक्वेशन कोई दी ही नहीं है। जो इक्वेशन बनी हुई है वो तो आइडियल गैस के लिए है और आइडियल गैसों का जो बिहेवियर है वो वास्तविक गैसों के बिहेवियर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसलिए यहाँ पे इन्होंने एक नया इसमें करेक्शन किया। तो ध्यान रखिएगा, वंडरवाल ने नया फार्मूला जनरेट नहीं किया है। जो फार्मूला जो संयुक्त गैस समीकरण बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगाड्रो के द्वारा बनाई गई थी उसी गैस में इन्होंने 2 संशोधन किए। और उन संशोधन करने का कारण यही था क्योंकि वंडरवाल ने वास्तविक गैसों के लिए समीकरण बनाई। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो वंडरवाल गैस समीकरण है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो वंडरवाल गैस समीकरण, तो वंडरवाल जो गैस समीकरण है या वंडरवाल जो इक्वेशन है वह वास्तविक गैसों के लिए है। वास्तविक, तो वास्तविक गैसों के लिए है। वास्तविक गैसों को इंग्लिश में रियल गैस कहते हैं। तो ये रियल गैसों के लिए है, रियल गैसेस के लिए है। और जो आदर्श गैस समीकरण बनी थी वो आदर्श गैसों के लिए थी। अब जो वास्तविक गैसें होती हैं तो वास्तविक गैसों का जो व्यवहार है वो आदर्श गैसों से अलग होता है। जैसे यहाँ पे आपको आदर्श गैसों का व्यवहार और वास्तविक गैसों का व्यवहार मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ, क्योंकि उसके बगैर आपका ये सब बेकार है। तो सबसे पहले यहाँ पे आदर्श गैसें, आदर्श गैसों के गुण, तो इसको चाहे गुण लिखते हैं, प्रॉपर्टी या उसका बिहेवियर। और यहाँ पे नीचे हम लिखे दे रहे हैं वास्तविक गैसों के गुण। तो ये गुणों में डिफरेंट होती हैं। आदर्श गैस के लिए आप ज़्यादा नहीं 2 चीज़ें याद रखिए। आदर्श गैसों या गैसें, आदर्श गैसें एक आदर्श गैसों के अणु मतलब इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं। आदर्श गैसों के अणु एक दूसरे को ना तो आकर्षित करते हैं और ना ही प्रतिकर्षित करते हैं। तो ना ही आकर्षित करते हैं
और ना ही प्रतिकर्षित करते हैं। तो इनमें अणुओं को ना तो ये खींचते हैं ना ढकेलते हैं, ऐसा माना जाता है। दूसरा इसका जो है कि आदर्श गैसों के द्वारा जो घेरा गया आयतन है वो लगभग नागड्य होता है, निग्लेबल होता है। तो आदर्श गैसों के द्वारा घेरा गया स्थान या घेरा गया आयतन, ये ध्यान रखना है, आयतन। तो आदर्श गैसों द्वारा घेरा गया आयतन, जिसको आप बी कहते हैं, ये है लगभग नागड्य होता है, ये है नागड्य होता है। नागड्य मतलब होता है कि इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं, ना के बराबर होता है, ना के बराबर। तो कहने का मतलब आदर्श गैसें का कोई अपना आयतन घेरती ही नहीं है। तो जिस बर्तन में इनको रखा जाएगा तो बर्तन का ही आयतन गैस का आयतन बन जाता है। तो इस तरीके से इनमें ना तो आयतन पाया जाता है और आकर्षण नहीं है, तो ये दाब भी नहीं डालती हैं, तो ना ही इसमें उस तरीके का दाब जितना पड़ना चाहिए पड़ता है। अब यही चीज़ जो वास्तविक गैसें होती हैं, तो जब बंडर वाला है उन्होंने कहा, इसमें बताया कि जो वास्तविक गैसें हैं, तो वास्तविक गैसों के अणुओं में, तो वास्तविक गैसों के अणुओं में ये एक दूसरे को आकर्षित भी करती हैं और प्रतिकर्षित भी करती हैं। तो इनके अणुओं में आकर्षण, तो आकर्षण बल जो F है, आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। तो प्रतिकर्षण बल भी पाया जाता है। कहने का मतलब इसमें F होता है और इनमें जो है, इसमें जो है F जो है वो 0 के बराबर होता है और इसमें F पाया जाता है, इसमें नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने जो आयतन के विषय में बताया, तो आदर्श गैसों, वास्तविक गैसों के अणु या अणुओं में आयतन, तो जो आयतन होता है B, तो वो होता है, ये तो आयतन स्थान घेरती हैं, तो इनमें आयतन होता है, तो ये आयतन भी उनमें होता है, इनमें बल भी होता है। तो इस तरीके से अब वास्तविक गैस के लिए जब समीकरण लेनी है, तो इसी आधार पे बंडर वाल ने 2 करेक्शन किए। एक इसमें जो आपका आकर्षण पाया जाता है, कहने का मतलब ये दाब डालती हैं, तो एक तो दाब पे करेक्शन किया इसी आधार पे, और दूसरा इन्होंने आयतन में करेक्शन किया। तो इसी बेस पे आयतन में करेक्शन हुआ, करेक्शन का मतलब संशोधन, और दाब में संशोधन हुआ। तो इसी बेसिस पे 2 संशोधन किए गए बंडर वाल के द्वारा। एक संशोधन को कहते हैं करेक्शन। तो पहला करेक्शन दाब में किया, पी में किया, और दूसरा उसके आयतन में संशोधन किया। तो आयतन में जो संशोधन हुआ तो इस तरीके से बंडर वाल ने 2 करेक्शन किए आदर्श गैस समीकरण में। तो फिर वही गैस समीकरण फिर जो है वास्तविक गैसों के लिए भी लागू हो गई, और वास्तविक गैस के लिए जो समीकरण निकल के आई वो आपकी P प्लस N अपॉन बी का स्क्वायर PB और B माइनस B इज इक्वल टू RT, ये गैस समीकरण फिर इन्होंने प्राप्त की। अब इसको आपको बताते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि दाब में करेक्शन कैसे हुआ और आयतन। ये तो करना क्यों दाब में करेक्शन आयतन में करना पड़ा, उसका कारण बताया आपको। अब इसको कैसे किया वो देखिए। तो जो बंडर वाल गैस समीकरण थी वो रियल गैसों के लिए वास्तविक गैस से रियल गैस में कैसे कन्वर्ट की गई, तो उसके लिए 2 संशोधन करने पड़े। पहला संशोधन आपका जो है वो आया दाब में। तो दाब में संशोधन, दाब में संशोधन
करेक्शन इन प्रेशर, तो करेक्शन इन प्रेशर, तो प्रेशर में करेक्शन किया गया। अब इसको समझिए यहाँ पे थोड़ा सा जैसे ये कोई सिलेंडर है, अब इस सिलेंडर में हमने गैस भर दी है, ये इसका पिस्टन लगा हुआ है। अब इसमें हमने कोई भी गैस भर रखी है, गैस जब उसमें किसी बर्तन में छोड़ी जाती है तो वो समान रूप से वितरित होती है। गैस के अणु समान रूप से वितरित हो जाते हैं क्योंकि उनमें समान गतिज ऊर्जा पाई जाती है। तो इस तरीके से ये पूरे भर में ऐसे वितरित हो गए। अब यहाँ से कल्पना करो कि ये वाला कोई जो अणु है गैस का, इसके तो चारों तरफ अणु पाए जाते हैं। चारों तरफ का मतलब यह है कि इसके इधर साइड भी अणु है, इसके इधर साइड भी अणु है, तो ये अणु इसको आकर्षित कर रहा है। एक इधर वाला इधर को इसमें खींच रहा है, इधर वाला इसको इधर खींच रहा है, इधर वाला इधर खींच रहा है, ये इधर आकर्षण बल लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है। तो जो बर्तन के बीच में गैस के अणु हैं, यानी कि जो दीवारों से टच नहीं कर रहे हैं, तो जो अणु दीवारों से टच नहीं हो रहे हैं उनमें चारों तरफ से आकर्षण बल लग रहा है। तो जब चारों तरफ से आकर्षण बल लग रहा है तो इस बल को ये बल निग्लेक्ट कर रहा है, इस बल को ये बल निग्लेक्ट कर रहा है, इस बल को ये बल निग्लेक्ट कर दे रहा है, इसको ये कर दे रहा है। तो इस अणु पर जो परिणामी बल है वैन डर वाल के अनुसार, तो जो परिणामी बल आया तो परिणामी बल आपका शून्य हो गया। क्यों कि दोनों बल सारे चारों तरफ से लग रहा है तो बल एक दूसरे को वो आपके रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो इसका जो परिणामी रिजल्टेंट फोर्स था वो शून्य था। लेकिन समस्या कहाँ पे, जहाँ पे जो अणु दीवार के किनारे था, क्योंकि रियल गैसें जो आइडियल गैसें थी वो तो आकर्षण प्रतिकर्षण करती ही नहीं थी, तो उनके लिए तो वो चल गया। लेकिन वास्तविक गैसों में ऐसा नहीं है, ये इन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि अब जो चीज़ यहाँ पे है, जो अणु मान लो दीवार के किनारे है, अब इसमें इधर का अणु भी इसको खींचेगा तो ये आकर्षण बल इधर को लगेगा, एक इधर वाला खींचेगा अपनी ओर तो इधर को लगेगा, चलो ये इसको कैंसिल कर देगा। लेकिन जो नीचे वाला अणु है वो इसको नीचे की ओर खींचेगा। अब इन नीचे वाले, ऊपर तो दीवार है, बर्तन की दीवार है, तो ऊपर वाले इसको बैलेंस कौन करेगा? तो इस बल को, इधर वाले बल को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कण है ये दीवारों से जितना तेजी से टकराना चाहिए था, जितना दाब डालना चाहिए था, उतना दाब न पड़ के कुछ कम पड़ा, क्योंकि पीछे के अणु ने इसको घसीट लिया, इसने पीछे की ओर खींच लिया। तो जितनी तेजी से ये दीवार से टकराता तो पूरा फुल दाब जितना डालता उतना दाब ये नहीं डाल पाया जितना कि रियल गैस के, जो आइडियल गैस के अणु डालते थे। तो दाब में कुछ कमी रह गई क्योंकि ये पीछे को खींच लिया ना इसने। तो जब पीछे को खींच लिया तो उतनी तेजी से दाब नहीं डाल पाया जितना डालना चाहिए था, अर्थात दाब में कमी आ गई। दाब में कमी, क्योंकि रियल में तो कोई किसी को आकर्षण प्रतिकर्षण करता ही नहीं था आइडियल में। तो आइडियल में तो कोई आकर्षण प्रतिकर्षण था ही नहीं, तो वहाँ तो ये पूरी तेजी से दाब लगाया, लेकिन यहाँ पे दाब में कमी आ गई। अब ये दाब में कमी, तो इसको पहले थोड़ा लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? तो यहाँ वाले का जो फोर्स निकलेगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसका परिणामी जो होगा वो शून्य नहीं होगा। तो जो दीवार के किनारे होंगे उनका परिणामी शून्य नहीं रहेगा। तो यहाँ से लिखेंगे दाब में संशोधन। वैन डर वाल ने बताया कि जो अणु, जो गैस, कौन सी गैस? वास्तविक, जो वास्तविक गैस के अणु, इसकी बात की पहले, बर्तन के बीच में है, अर्थात जो दीवारों के किनारे नहीं है। तो जो दीवारों के किनारे नहीं है उसका या उस पर, कुल
परिणामी बल जो F है वो 0 हो जा रहा है, शून्य है, तो परिणामी बल का मान जो है उसका शून्य हो रहा है। जबकि आगे बताया कि जबकि जो अणु दीवार के किनारे हैं, जितने भी हैं, ये तो एक का एग्जाम्पल दिया गया, दीवार के किनारे जितने भी अणु हैं, जबकि दीवार के किनारे के अणुओं का परिणामी बल यानी F नॉट इक्वल टू 0, ये शून्य नहीं है, बल शून्य नहीं है, अर्थात दीवार से जितनी तेजी से टकराना चाहिए था उतनी तेजी से नहीं टकराया जितना जो कि आदर्श गैस का टकराता था। अतः दाब में कुछ कमी रह गई, तो कमी रह गई। और उस कमी को बाद में उन्होंने बताया भी कि वह कमी जो है, अर्थात दाब में जो कमी आई, अर्थात दाब P में कमी, ये जो उन्होंने बताया कि वो A/N/B/होल के बराबर रह गई या हो गई, तो ये इतनी कमी उसमें हो गई, तो इसी को दाब में जोड़ा गया। इतनी कमी रह गई तो इसको दाब में जोड़ा गया। तो कुल दाब जो आना चाहिए वैन डर वाल के अनुसार कुल दाब जो P बनना चाहिए वो P प्लस A/N/B का होल ऑफ स्क्वायर, ये इतना होना चाहिए। तो ये दाब में संशोधन है, यही दाब में संशोधन है, तो यही दाब में संशोधन किया। अब इसमें ये भी जान लीजिए कौन क्या है। तो इसमें जो ये P है, ये वाले P, ये मापा गया दाब है, मापा गया दाब, ये मेजर्ड प्रेशर है। तो ये मेजर्ड प्रेशर है, और ये जो N है, ये जो N आया, ये मोलों की संख्या है, गैस के मोलों की संख्या, ये गैस के मोलों की संख्या है। और जो B है वो उसका आयतन है, गैस के अणुओं का आयतन हो गया। और जो A आया, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये कांस्टेंट लिया इन्होंने। तो जो A लिया, यहाँ से देख लीजिए इसको, जो A लिया यह वास्तविक, क्योंकि वास्तविक के लिए निकाली, वास्तविक गैस आकर्षण या आणविक आकर्षण लिखिए, आणविक आकर्षण नियतांक। तो ये वास्तविक गैस आणविक आकर्षण नियतांक, या इसको आप प्रेशर कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो ये आया, इस तरीके से ये दाब में करेक्शन हुआ। इसके बाद फिर इन्होंने उसके आयतन में करेक्शन किया। तो आयतन में करेक्शन, दूसरी हेडिंग देख लीजिए, नंबर 2। तो आयतन में करेक्शन, आयतन में संशोधन। तो आयतन में क्या संशोधन किया गया, ये तो दाब का संशोधन था। तो करेक्शन इन वॉल्यूम,
अब बैलूम के लिए इन्होंने बताया, यहाँ पे इसका सिंपल एक फिगर के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए। इसमें इन्होंने बताया कि जैसे ये बर्तन है कोई, जब इसमें वास्तविक गैस भरोगे तो वास्तविक गैस कुछ न कुछ तो आयतन, वास्तविक गैस के अणु कुछ न कुछ तो आयतन घेरते ही हैं, उनका आयतन निगलेबल नहीं होता है। तो सपोज के लीजिए ऊपर से पिस्टन हमने दबा दी, दबाते चले आए, सारे अणु यहाँ पे जमा हो गए। तो इतने बीच में सारे अणु जमा हो गए ये वाले। तो जब सारे अणु जमा कर देंगे तो ये कुछ न कुछ तो आयतन घेरेंगे ही। मान लेते हैं ये आयतन इन्होंने बी घेर रखा है, और पूरे बर्तन का जो आयतन था वो कैपिटल ये वाला बी था। तो इतना आयतन तो कम हो ही गया, गैस के अणुओं को गति करने के लिए ये इतना स्पेस कम मिला। तो इतना स्पेस कम मिला तो आयतन में कमी आई, दाब में तो वृद्धि हुई लेकिन आयतन में वैन डर वाल के अनुसार, क्योंकि जो आइडियल गैस हैं वो तो आयतन घेरती ही नहीं है, लेकिन जो वास्तविक गैस हैं वो कुछ न कुछ तो आयतन घेरेंगी। तो जितना आयतन वो घेर ली वही आयतन में कमी आ गई, अर्थात बचे हुए स्थान में ही गैसें गति कर पाई, अर्थात उसके आयतन में कुछ कमी रह गई। तो यहाँ पे लिखेंगे आयतन में संशोधन में, तो आदर्श गैस के अणुओं का आयतन बर्तन के आयतन के बराबर ही होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि इसमें आदर्श गैस भरेंगे, आइडियल गैस भरेंगे, तो आइडियल गैस इसमें यदि होगी, आइडियल वाली, आदर्श वाली, तो वो बर्तन का जितना ये आयतन है टोटल, उतना ही गैस का आयतन मिलेगा, अर्थात वो खुद अणुओं के द्वारा घेरा गया स्थान आयतन जो है शून्य रहता है, तो वो उसी के बराबर होता है। जबकि वास्तविक में बताया इन्होंने, जबकि वास्तविक गैसें आयतन घेरती हैं, मतलब उसको निगलेक्ट तो कर नहीं सकते हैं, आयतन घेरती हैं, कुछ न कुछ तो आयतन घेरती हैं, तो आयतन में कमी, अर्थात गैस, वास्तविक गैस, अर्थात वास्तविक गैस के अणुओं को गति करने के लिए जो आयतन मिलना चाहिए था उसमें कमी हो गई, इतना कम हो गया। गति करने के लिए कम आयतन मिला, तो आयतन में कमी आई। तो उसी आयतन को उन्होंने कैसे लिखा, उन्होंने कहा जो बी होना चाहिए था, टोटल बर्तन का आयतन बी होना चाहिए था, ये वाला जो गैस ने घेर लिया वो बी है, तो इतनी आयतन में कमी रह गई। तो ये हुआ उनका आयतन में संशोधन, आयतन बी में संशोधन, ये संशोधन किया बी माइनस बी। तो ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1, इन दोनों समीकरणों को उठा करके आदर्श गैस समीकरण में डाल देते हैं और आपको प्राप्त हो जाएगी वैन डर वाल वास्तविक गैस समीकरण। तो इस तरीके से ये दोनों समीकरण को आपको उठा के रख देना है आदर्श गैस समीकरण में। तो आदर्श गैस समीकरण ये है आपके पास, इसमें P, तो P की जगह पे आपको रखना है P प्लस A n अपॉन बी का होल स्क्वायर, और B की जगह पे आपको रखना है, इस B की जगह पे तो B माइनस बी, क्योंकि ये समीकरण 2 से ये इतना रखना है, बराबर n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है ये। तो इस तरीके से ये समीकरण प्राप्त हुई। अब यदि गैस का मोल एक ही मोल हो तो यहाँ पे लिख दीजिए, यदि n बराबर 1 गैस के 1 मोल के लिए
1 मोल के लिए यही समीकरण बनाई जाए, 1 मोल के लिए समीकरण को देखें तो देखिए n की जहाँ जहाँ n है उसकी जगह 1 रख दीजिए, तो ये समीकरण हमारी क्या बन जाएगी, P प्लस A और ब्रैकेट में n की जगह 1 डालेंगे तो 1/b का स्क्वायर, b माइनस बी, यहाँ पे 1 इंटू आर इंटू टी। तो इसको सही फॉर्म में लिख लीजिए। तो जब इसको सही फॉर्म में आप लिखोगे तो ये आपकी प्राप्त होगी p प्लस a, ये 1 का स्क्वायर करोगे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो a अपॉन तो यहाँ पे a अपॉन b का स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा इधर एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ जाएगा b माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो इस तरीके से ये वंडर वाल ने वास्तविक गैस के लिए समीकरण निकाली। यही वंडर वाल वास्तविक गैस समीकरण है। तो इस तरीके से वास्तविक गैस समीकरण निकली। अब इसमें कौन क्या है ये जरा सा इसको समझ लीजिए। तो इसमें कौन क्या है, जो टर्म्स यूज हुए हैं उन टर्म्स को देख लीजिए, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स करने रहते हैं। तो यहाँ पे डाल लीजिए हेडिंग वेयर, वेयर मतलब जहाँ नंबर 1 P, ये जो P है, ये जो P प्राप्त हुआ ये आपका मापा गया दाब, मेजर्ड प्रेशर है। ये जो A आपका आ रहा है, एक सीरियल से लिख लीजिए, A जो है ये आपका आणविक आदर्श, ऐसे लिख लीजिए आदर्श कहाँ, ये तो वास्तविक है, वास्तविक गैस, वास्तविक आणविक आकर्षण नियतांक, या इसे वास्तविक दाब नियतांक भी कहते हैं। और आपका जो B है ये आयतन है, गैस का आयतन, जो भी हमने गैस ली है गैस का आयतन है। और इसमें जो ये B है, ये B, तो ये आपका मापा गया आयतन है, मेजर्ड वैल्यूम, तो ये मेजर्ड वैल्यूम है, मेजर्ड वैल्यूम। और जैसे ये आपका एक मेजर्ड प्रेशर था, तो मेजर्ड प्रेशर, ऐसे ही ये वाला जो B है ये आपका आयतन, वास्तविक आयतन आणविक नियतांक, तो ये इसका नियतांक है। R आपका जो इसमें है, तो जो R है वो आपका सार्वत्रिक नियतांक है, सार्वत्रिक नियतांक यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो ये इसका यूनिवर्सल कांस्टेंट है। T गैस का ताप है, T गैस का, जो भी गैस ली है गैस का ताप है, तो उसका टेम्परेचर है। तो इस तरीके से ये वंडर वाल ने वास्तविक गैसों के लिए एक समीकरण दी, जो कि आदर्श गैस समीकरण से ही संशोधित फॉर्म है। इसमें 2 संशोधन हैं, एक दाब में संशोधन किया पहला, और दूसरा आयतन में। तो इस तरीके से दाब में तो वृद्धि करनी पड़ी वास्तविक के लिए जब लिया गया, और आयतन में कमी करनी पड़ी। इसलिए उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद में फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय।